हाँ जी, करें आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और सबसे अच्छी न्यूज़ हमारे लिए, मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि इंडिया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है। इंडिया एससीओ का मेंबर है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, इंडिया क्वाड का मेंबर है। तो रेलिवेंस क्या है इनकी? रेलिवेंस क्या है? तो रेलिवेंस है इस न्यूज़ से, इंडिया और चाइना के बॉर्डर जो हैं उसके ऊपर डिस्प्यूट थे। यस, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है। फ्रॉम 2020 हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और फाइनली इंडिया और चाइना जो है अब डिसंगेजमेंट कर रहे हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर। वो जो 50-50, 60-60 हजार इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर ट्रूप्स लगे हुए थे, सोल्जर्स हमने लगाए हुए थे, उधर चाइना से लगाए हुए थे, एक दूसरे की आई बॉल में देख रहे थे, टेंशन का वाला माहौल था, वो सब क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये सब कुछ हो कहां पर रहा है? ब्रिक्स समिट में ये ब्रेक थ्रू देखने को मिला। ऑल्दो इससे रिलेटेड न्यूज हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर 2 हफ्ते पहले बता चुके हैं। उन्होंने बोला था कि दैट इंडिया चाइना में 75% जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो खत्म हो चुका है। बट दोनों साइड्स जो हैं अभी एक दूसरे की बात बिल्कुल सही तरीके से बोल नहीं रहे थे कि हाँ सही है कि नहीं है, ओपनली नहीं डिस्कस किया जा रहा था। बट अब ओपनली डिस्कस किया जा रहा है और वजह क्या है? ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो इंडिया ऐसे और भी मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर है। यस, अगर सपोज करो कि हमारा चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम चाइना के साथ डिस्प्यूट्स जो है वो ब्रिक्स समिट में जाकर खत्म कर सकते हैं। अब ब्रिक्स समिट होगी तो मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी जाने वाले हैं, उधर से चाइना के भी प्रेसिडेंट आने वाले हैं, दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स भी करवाए जा सकते हैं और दोनों बैठ के आराम से अपनी डिप्लोमेसी से ये चीजें क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान किसी ग्रुप का मेंबर हूं, एससीओ, तो मतलब हम यहाँ से फ्यूचर अपने देख सकते हैं डिप्लोमेसी का, कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे टॉक्स ही नहीं चलेंगे, नेगोशिएशन ही नहीं होंगी। हम चाहें तो एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? पाकिस्तान के साथ अपने डिस्प्यूट ठीक करने के लिए, और बाकी कंट्रीज यहाँ पे जो है सपोर्टिंग रोल देंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी न्यूज। सबसे पहले इंडिया चाइना रीचेज एन एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग अलोंग LAC। अभी हमने बॉर्डर डीमार्केट नहीं किया, अभी दोनों कंट्रीज ने ये बोला है कि डिफ्यूज करते हैं, जरा टेंशन कम करते हैं, हम अपने बंदे पीछे ले जाएंगे, आप अपने बंदे पीछे ले जाइए, और जो 2020 से पहले सिचुएशन थी उस सिचुएशन पे आ जाते हैं। जब ये सब एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसी के बीच में ब्रिक्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है और चाइना के प्रेसिडेंट दोनों आपस में क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। तो मतलब वहां पर अब इंडिया और चाइना के रिलेशन में हमें हो सकता है कि फ्यूचर में एक अलग से यू टर्न देखने को मिले। जो हम ये सोचते रहते थे कि चाइना हमारा जो है वो काफी ज्यादा एनिमी स्टेट है, अब ये भी हो सकता है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे भी हो जाएं। फ्यूचर में है तभी मैं बोल रहा हूं हो जाएं, शायद हो जाएं। ठीक है, हम ना एक चीज करते रहते हैं कि दैट इंडिया जब 2020 में चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब हुए थे तो एक चाइना आउट कैंपेन शुरू हो गया था। चाइनीज प्रोडक्ट जो है इन्हें क्या किया जाना चाहिए था? बैन किया जाना चाहिए था। सिमिलरली उसके बाद ही 2020 के बाद यूएस और चाइना के बीच में भी ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी। यस, कोविड के टाइम पे में तो ट्रंप ने डायरेक्टली ही बोल दिया था यूएस के प्रेसिडेंट ने कि ये जो कोविड वायरस है ये भी कहां से आया? चाइना ने ही लिया, वो ही लेकर आए हैं। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई थी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पीरियड में चाइना के साथ जो है वो टैरिफ वॉर भी खेला गया, एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई। हमने भी यही चीजें की, हमने भी चाइना को बोल दिया कि यार इनसे अलग करते हैं। पूरे वर्ल्ड ने China+1 का एक कैंपेन लॉन्च किया कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, रादर देन ऑल्टरनेटिव्स लेके आते हैं। बट अब एक्चुअल रियलिटी है क्या? इंडिया फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इंडिया जो है बहुत ज्यादा हम सोलर प्लेट्स जो हैं ये बनाते हैं। इंडिया क्योंकि क्लीन एनर्जी के हमारे टारगेट्स हैं कि 2030 तक हमने 500 गीगावाट्स क्लीन एनर्जी जो है वो बनानी है, और 2070 तक इंडिया के टारगेट्स हैं कि हम नेट जीरो एमिशन जो है टारगेट अचीव करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया में आपको बहुत इनिशिएटिव्स मिलेंगे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। घर घर के ऊपर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। यस, तो हम सोलर प्लेट्स बहुत बना रहे हैं। ये सोलर प्लेट्स हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है इंडिया पर। ऐसा क्यों? हमारी सोलर प्लेट्स हैं, हम रॉ मटेरियल कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। तो मतलब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम जितना मर्जी ये सोच ले कि चाइना हमारी एनिमी स्टेट है, वर्ल्ड जितना मर्जी सोच ले कि चाइना इसका ऑल्टरनेटिव रखना है,
बट कहीं ना कहीं आपको सप्लाई चेन में क्या मिलेगा हमेशा? चाइना तो मिलेगा ही। या वो रॉ मटेरियल में होगा, या वो मैन्युफैक्चरिंग में होगा, या फिर वो से सेल कर रहा होगा। और इंडिया का भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर ही। हमारे इवन ये जो सोलर पैनल्स हैं इनका रॉ मटेरियल ही चाइना से आ रहा है। तो हमें एक जो बहुत चीजें हम बोलते रहते हैं कि सर चाइना के अगेंस्ट कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं हो सकता। सभी कंट्रीज की इकोनॉमी एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है। तो रादर देन कि एक्सट्रीम स्टेप्स की चलो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं और जीत जाएंगे, नहीं होता। ये एक क्लियर कट आपको मैसेज दिख रहा है कि डिप्लोमेसी क्या कर सकती है। डिप्लोमेसी में नेगोशिएशंस की गई होंगी, 2-4 साल लग गए 2020 से लेकर 24 में, और फाइनली हम जो है अब डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगेन यही न्यूज का हमारे पास फॉलोअप है। 2020 से पहले इंडियन सोल्जर्स जहां जहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे वो एरियाज अब वापिस आ जाएंगे। अब ये ना 2020 में एरियाज जो थे न्यूज में चल रहे थे, क्या अब आपके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस आ सकते हैं? यस, क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे लेक्स हैं, इसी रीजन में कुछ लेक्स हैं लाइक पेंगोंग त्सो लेक। अब ना इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखना, ले, लद्दाख और साइड में है जम्मू एंड कश्मीर। माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लद्दाख कहां पर है, सबसे ऊपर लद्दाख है। कल के न्यूज़पेपर में आपने सबसे पहली न्यूज क्या पढ़ी थी? डेट जम्मू एंड कश्मीर रीजन में क्या हुए थे? टेररिस्ट अटैक। कहां पर हुआ था टेररिस्ट अटैक? एक टनल बन रही थी, ठीक है, अभी मैं टनल का नाम भी बताऊंगा आपको। तो उसकी रेलिवेंस है क्या? कल हमने शायद नेम भी पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जेड मोड टनल। जेड मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टनल थी जब बनाई जा रही है ले से, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख जाते हुए, तो इसकी शेप जेड की शेप में है, तो इसी वजह से इसे टनल बोल रहे थे, जेड मोड टनल। रेलिवेंस थोड़ा ध्यान दीजिए, लेह से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख। अगर हमने लद्दाख पहुंचना है, लद्दाख वो रीजन जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर्स हैं, लद्दाख वो रीजन जहाँ पर हमारी फोर्सेस जो हैं हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर बैठी हैं। एक साइड पर, उसके साइड पर, वेस्ट साइड पर पाकिस्तान है और ईस्ट साइड पर चाइना। तो अगर लद्दाख पहुंचना है ना, तो आपके पास दो ही एरियाज हैं, दो ही हाईवेज हैं। या तो आप जाएंगे लेह से लद्दाख, वरना आपको जाना पड़ेगा फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख। अटल टनल सबने देखी है हिमाचल प्रदेश में, वो भी कनेक्ट किसे कर रहे हैं? लेह तक कनेक्ट करते हैं, लेह से फिर आगे हम जाते हैं लद्दाख। तो अगर हमारे फोर्सेस जो है वो लद्दाख में स्टेशनड हैं, तो उन्हें सप्लाईज पहुंचाने का काम एक तो ये है, बट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ये नहीं है कि कल को लड़ाई लग जाएगी और चाइना जो है वो शेलिंग करना शुरू कर दे। प्लस लेह से लद्दाख वाली जो हमारी रोड है ना, वो ऑल वेदर रोड नहीं है। जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जब स्नोफॉल होती है, तो ये बंद हो जाती है, तो सप्लाईज नहीं पहुंच पाती, तो हमें सप्लाईज भेजनी पड़ती है वाया एयर। तो इसी वजह से कश्मीर से कनेक्ट किया जा रहा था ये हाईवे, कि एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए इस हाईवे के ऊपर, और वो ऑल्टरनेटिव कहां से होकर जाएगा? कश्मीर से होकर जाएगा। तो मतलब वो जो टनल बनाई जा रही थी उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू थी। तो कोई हमारी एनिमी स्टेट होगा तो वो उसे टनल को कंप्लीट होने देगा? नो। तो इसी वजह से उसके ऊपर क्या किया गया था? अटैक किया गया था। ठीक है, सीपैक तो ऊपर चला गया ना, लद्दाख से ऊपर सीपैक, बीओके वाली साइड चले गए आप तो। डन। तो स्ट्रेटेजिक थी वो ये जगह। ऑल्दो की टनल कंप्लीट हो चुकी है, टनल फाइनल हो चुकी है, वो जल्दी उसकी ओपनिंग भी हो जाएगी, और हम 24/7 और 12 मंथ्स लद्दाख तक क्या कर सकते हैं? अपनी सप्लाईज सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया एंड चाइना रीच एग्रीमेंट ऑन पेट्रोलिंग, ये हो गया। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, तो जरा होमवर्क लिखिए। क्योंकि ये न्यूज हमारी 2020 में थी, तो उस टाइम पीरियड के आप चाहें तो न्यूज़पेपर उठा लीजिएगा, गूगल पे जाइए, 2020 के जब इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए थे यहाँ पर, वो पकड़ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले डेप्सांग प्लेन्स, देन पेंगोंग त्सो लेक, देन यहाँ पर कुछ और रीजन्स हैं लाइक गलवान वैली, जहां पर एक्चुअल में लड़ाई हुई थी गलवान वैली में।
एक्चुअल में लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि वहां पर फायर किए गए थे, वहां पर क्या किए गए थे, पत्थर फेंके गए थे, लाठियों के साथ लड़े थे गलवान वैली में। ठीक है, तो ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो रीजन है जो डिस्प्यूट में था, तो इसकी हमें लोकेशंस पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूज फ्रॉम साउथ इंडिया। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए, तो इसे समझो। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया और चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। आजादी के बाद 1947 के बाद हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या थी? पॉपुलेशन। रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हुई जा रही है, इंक्रीज हुई जा रही है। तो हमने कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए थे कि पॉपुलेशन कम की जाए। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन डिक्रीज करने की बात आई, तो कंट्रोल करने में साउथ स्टेट्स जो हैं वो सबसे आगे थी। साउथ की 5 स्टेट्स, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल। तो इन 5 स्टेट्स में आप देखेंगे ना, जनरली हमें लिटरेसी रेट भी ज्यादा मिलता है। तो इन्होंने पता था कि देखिए ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इन्होंने तब से अपना पॉपुलेशन रेट जो है उसे कंट्रोल कर लिया। बट अब प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? साउथ इंडिया जो है वहां पर एज्ड पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, मींस बुजुर्ग ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो इसी वजह से साउथ में ना अब गवर्नमेंट जो है वो एक नया नैरेटिव लेके आ रहे हैं। जैसे कि पहले हमारे पास स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 1980s में एक एक्ट लेके आए थे, और उस एक्ट में बोला गया था कि अगर किसी के भी पर्सन के 2 से ज्यादा चिल्ड्रंस हैं तो वो लोकल बॉडी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। तो मतलब कोई भी सरपंच बनना चाहता है, कोई एमसी कुछ भी बनना चाहता है लोकल बॉडीज इलेक्शन में, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो चिल्ड्रन है वो किससे ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा ना हो। एंकरेज किया जा रहा था कि पॉपुलेशन कम हो। नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? अब वहां की पॉपुलेशन जो है वो एज्ड ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं ना हम, तो डिविडेंड क्या है? कुछ नहीं। जब आपकी पॉपुलेशन जो है, बहुत इजी है, जब हमारे पास 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग क्लास है, व्हेन 2/3 ऑफ योर पॉपुलेशन इज वर्किंग क्लास, तो हम इस वर्किंग क्लास, पहले तो वर्किंग क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्या 15 ईयर से बड़े वाले जो हैं वो वर्किंग क्लास में आएंगे? यस। 60 से ऊपर वाले आएंगे? नहीं। तो मतलब हमारे पास 15 या फिर 16 से लेके 60 ईयर्स की एज, ये बन गया हमारा वर्किंग एज। इसमें लोग काम कर सकते हैं, 60 में रिटायर हो जाएंगे, 16 में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऑल्दो 18 होना चाहिए, चलो हम 16 लगा के चलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जो 16 से कम है और जो 60 से ज्यादा है, 16 से कम और 60 से ज्यादा, ये वो लोग हैं जो डिपेंडेंट रहने वाले हैं। जो बुजुर्ग हो गए हैं वो किस पे डिपेंडेंट होंगे? अपने ही बेटे के ऊपर, सन के ऊपर, डॉटर के ऊपर। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो तो अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। मींस जब हमारा डिपेंडेंसी रेशियो इज लेस देन 50, तब हम कहते हैं कि हम किस में है? डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। फायदा हो सकता है किसी कंट्री को डेमोग्राफिक डिविडेंड होने में। वर्किंग क्लास ज्यादा है, वर्किंग क्लास ज्यादा है तो मतलब ज्यादा काम किया जा सकता है। तो मतलब ये वो वाला फेस रहता है जब हम कोई भी एज ए नेशन जल्दी अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। इंडिया ऐसे ही नहीं अभी फास्टेस्ट गोइंग इकोनॉमी बन रहा है, क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा डिपेंडेंसी रेशियो कम है। बट ये क्या ऐसे ही रहने वाला है? एक टाइम आएगा, फॉर एग्जाम्पल जापान, चाइना, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अब जो है वो पॉपुलेशन पूरी की पूरी ज्यादातर क्या हो चुकी है? एज्ड हो चुकी है। मींस अगर आप जापान की केस स्टडी भी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दैट जापान में ना काफी ऐसे सिटीज हैं जिनमें स्कूल्स बंद हो रहे हैं और ओल्ड एज होम खोले जा रहे हैं। स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बच्चे ही नहीं है उनमें पढ़ने के लिए। ओल्ड एज होम क्यों खोले जा रहे हैं? क्योंकि यंग और ओल्ड पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी।
तो प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये हमें देखने को मिल रही है कहाँ पर? साउथ इंडिया में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन हो क्या किया जाए? तो हम क्या करते हैं, इंटरनेशनली देखते हैं कि चलो चाइना के पास भी ऐसे हुआ, जापान में भी हुआ। उन्होंने क्या किया, तो जापान ने, चाइना ने इंसेंटिव देने शुरू किए। सिमिलरली कोरिया में भी है, साउथ कोरिया में भी ये सेम सिचुएशन है। तो उन्होंने इंसेंटिव देना शुरू किए कि यार पैसे देंगे, जो भी 3 से 4 से 5 से जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी पे की जाएगी बाय द गवर्नमेंट। एंकरेज किया जा रहा था कि लोग जो है वो मैरिजेस करें जापान में, क्योंकि कल्चर चला गया था कि लोग मैरिज ही नहीं कर रहे थे बच्चे। तो उन्हें बोला जा रहा है कि नहीं, आप सोशल गैदरिंग कीजिए, मैरिज कीजिए। ठीक है, अब साउथ इंडिया में क्या करें? क्या हम भी अब साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं वो इंसेंटिव देना शुरू कर दें? जिसके 3 से ज्यादा बच्चे होंगे, 4 से ज्यादा बच्चे होंगे, फायदा हो सकता है? यस और नो? नो, बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना और जापान में यही कल्चर इंसेंटिव देने वाला ना फेल हो गया। बट इसी की केस स्टडी और करते हैं। कंट्रीज लाइक नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन कंट्रीज का भी ये सेम ही इशू रहा था कि इनके पास भी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा था इनका। तो इन कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है ना, उसे कंट्रोल किया गया। वो कैसे किया इन्होंने? तो इन्होंने प्रॉपर वहां पर दिया हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर दिया, मैटरनिटी लीव दी, पैटर्निटी लीव दी, कि तुम्हारा जो भी बच्चे होंगे उनकी देखभाल कौन करेगी? स्टेट करेगी। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि ये पढ़ेगा क्या, खाएगा क्या। आज भी आप चले जाओ इन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, आपके वहां पे सिटीजन है बच्चा, तो उसके पैसे आते हैं आपको कुछ, प्रॉपर उसका हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, एजुकेशन तक कौन देखता है? गवर्नमेंट ही देखती है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा एसेट है। बट क्या ये चीजें हम इंडिया में कर सकते हैं? नहीं। अभी ना हम सिर्फ पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, अब इसे देखते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिलेक्ट करते हैं, वो एक प्रिंसिपल के ऊपर करते हैं कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे तो दूसरा भी 10 लाख को करेगा। तो इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी या छोटी की जा सकती है। हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन है, हमने देखा होगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हो जाती है, कुछ गांव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, अगले इलेक्शन में दूसरे में चले जाते हैं। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जाता है। तो अगर साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो क्या इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी कम होंगे? क्या इनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में अब कम होनी शुरू हो जाएगी? यस। तो मतलब ये तो साउथ की स्टेट से अब डायरेक्टली बोलेंगे कि हमें फायदा क्या हुआ जब इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी, हमने कंट्रोल की, नॉर्थ वालों ने कंट्रोल नहीं की। अगर हमने अच्छे काम किए थे तो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो ज्यादा होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे। अब तुम तो डिलिमिटेशन कमीशन लाओगे और फिर हमारे तो एमपीज कम कर दोगे, हमारी तो रिप्रेजेंटेशन कम कर दी, तो क्राइसिस खड़ा हो गया। इसी वजह से आंध्र प्रदेश ने पहली बार अपने जो एक्ट उन्होंने लेके आए थे कि लोकल बॉडीज इलेक्शन में ना, कि जिसके 2 बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, वो इलेक्ट नहीं कर सकते, वो हटा दिया। बाकी वाली स्टेट्स जो है नीचे, केरल, कर्नाटक, वो भी यही स्टेप्स कर रहे हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे कीजिए। ठीक है, बट इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन सोच के बताओ। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साउथ की स्टेट्स के लिए। अगर एक डेटा की मैं यहां पर बात करूं, 2036 तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें 30 करोड़ और जो है इंडियंस ऐड होंगे। ठीक है, और ये 30 करोड़ में 19% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ एक ही स्टेट से आएगी, और वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। और नीचे वाली अगर मैं 5 स्टेट्स मिला लूंगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, उनके 2036 तक सिर्फ 9% होगी। ये जो 30 करोड़ है इनमें सिर्फ 9% होगी 5 स्टेट्स की।
और एक स्टेट की सिर्फ 19%। तो तब अगर डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीअरेंज किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कौन सी स्टेट ले ली होगी? फिर नॉर्थ स्टेट्स। तो क्या किया जाए? क्राइसिस आ गया, साउथ की स्टेट्स इकट्ठी हो गई, एक एक करके सारी स्टेट्स जो है वो बता रही हैं कि देखिए जी प्रॉब्लम आ गई, हमारे यहाँ पे लो फर्टिलिटी रेट आ चुका है, एल्डरली पीपल ज्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ तो एक सोल्यूशन ये होगा कि अब होगी माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इसके पीछे भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ से अगर माइग्रेट करेंगे लोग साउथ में, तो अपने साथ अपना क्या लेके चलते हैं? कल्चर। तो फिर साउथ के लोगों में ये फिर होगा कि यार नॉर्थ के लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारा कल्चर ही कहीं खत्म ना हो जाए। तो ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स ना, अब जो आप न्यूज देखते हैं उसे कनेक्ट करो कि साउथ में जाते हैं वहां पे ना डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं कि हमारी लोकल लैंग्वेज ही बोलो, क्योंकि वहां पे ये फियर है। आपने देखी होंगी वीडियो तो बोल रहे हैं कि नहीं हमने इंग्लिश नहीं बोलनी, हमने हिंदी नहीं बोलनी, हमारी लोकल लैंग्वेज तमिल बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे, मलयालम बोलेंगे, आपको आती है बोलो वरना रहने दो। बेंगलुरु में ऐसे केसेस मिल जाते हैं। तो वो फियर है इसी वजह से कि वहां पे कि नॉर्थ से ज्यादा माइग्रेशन होगी साउथ की तरफ, और वहां पे हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। कभी भी एक कल्चर इतना ज्यादा वीक नहीं होता कि कुछ लोग आएंगे और खत्म हो जाएगा। ऐसे होता हो ना तो इंडिया का तो कोई कल्चर होता ही ना। इतनी फॉरेन इन्वेजन हुई है इंडिया में, कल्चर था, कल्चर है, कल्चर रहेगा। कल्चर कभी माइग्रेशन से नहीं होता। हो सकता है कि नॉर्थ से जो माइग्रेशन साउथ की तरफ होगी वो अपना कल्चर उन्हें बता दे और नॉर्थ के लोग उनका कल्चर एक्सेप्ट कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, बट फिर हम वही कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोग क्या कर देते हैं, ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड कर देते हैं, फिर लोग भी पीछे पड़ जाते हैं। लोग भोले वाले होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, आ रहे हैं देखो इतने लोग आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज बोलते नहीं, ऐसे तो नेक्स्ट जनरेशन को हमारी लैंग्वेज ही नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? समझ आया? डन। तो बड़ी प्रॉब्लम है, यस। तो इसका अभी सोल्यूशन हमारे पास एज इट इज कुछ नहीं है, बट ये प्रॉब्लम चलेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। ये प्रॉब्लम जो है और बड़ी बड़ी होती जाएगी। और अगर साउथ की स्टेट्स ने ये शुरू कर दिया हो कि चलो ऐसे करते हैं कि हम भी अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं, तो इंडिया के लिए और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्थ की स्टेट्स में अभी पॉपुलेशन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे इतनी जितनी साउथ ने कर ली थी। और अगर वो भी शुरू हो जाएंगे कि चलो 3-3 4-4 बच्चे करते हैं, तो फिर इंडिया तो क्या ही करेगा, बस पॉपुलेशन ही कंट्रोल करेगा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड, फिर नए तैयार हो जाएंगे, नए तैयार हो जाएंगे ना, बट प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये आया था आज एक्सप्लेन पेज के ऊपर, द पॉपुलेशन क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें ये सारी की सारी जो मैंने आपके साथ 2036 वाला डेटा शेयर किया था वो दिया गया। तो क्या करना है आपने, हमने इसे अच्छी तरह से रीड ओनली करना है। एक स्टेट का यहाँ पे बात नहीं हो रही, पांचों की पांचों साउथ की स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, यस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लगातार 3-4 महीने से एक बार बार न्यूज में चल रहा है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल देते हैं, कभी कोई ना कोई स्टेट ऐसा जो है बयान दे देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गई अब न्यूज हमारे पास, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर रहे थे, स्टबल बर्निंग। विंटर शुरू हो चुके हैं। सबसे अच्छी वाली न्यूज जो हर रोज रहेगी न्यूज़पेपर में, और वो रहने वाली है अब नॉर्थ इंडिया की न्यूज, और वो रहेगी एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन दिल्ली में रहने वाला है। इसकी वजह से मैंने ही आपकी क्लास में डिस्कस किया था कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें दिल्ली एनसीआर और आसपास की जो स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बिठाए गए थे। याद आया? थोड़ा थोड़ा कुछ याद आया? तो फिर नेम भी बताओ। याद तो आ रहा है कि हाँ सर ने कुछ ऐसा बताया था, बट नेम नहीं याद आ रहा। मान, याद तो आया कि क्लास में ऐसी कोई बात हुई थी, बट नेम नहीं याद आ रहा। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे। हाँ,
ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं है, ऐसा ही कुछ था। नो नो, CAQM, आराम से आराम से आराम से। तो ये हमारे पास CAQM, फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। याद आया अब? फिर भूलते क्यों? रिवाइज किया कि साथ साथ, ठीक है। ये अभी रिसेंटली बनाया गया थी ऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें सिर्फ दिल्ली के नहीं और दिल्ली के एडजॉइनिंग स्टेट्स, पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के भी जो है आपको मिल जाएंगे, मतलब इनके पोल्यूशन बोर्ड्स जो है वो भी बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट मैंने जो न्यूज करवाई थी ना, वो ये करवाई थी कि दैट CAQM से सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपने किया क्या। हमने लास्ट न्यूज ये की थी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आपको बना भी दिया तो भी एयर पोल्यूशन तो खत्म नहीं हो रहा। तो अब जो है आपको एक्शन देखने को मिलेगा। हरियाणा में फार्मर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, पंजाब में भी फार्मर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, FIRs काटी जा रही हैं, जो क्या करेंगे, स्टबल बर्निंग करेंगे, ठीक है। फाइन लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में ना कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं की जा रही, मतलब सजा नहीं दी जा रही किसी को, फाइन लेके बैठ जाते हैं। क्यों? बहुत बड़ी वोट बैंक भी तो है फार्मर्स, अब कर ले कोई सरकार ऐसे, ठीक है। पंजाब की गवर्नमेंट सोच ले कि हम फार्मर्स के अगेंस्ट करेंगे, फार्मर्स को जेल में डालना शुरू करते हैं जो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, तो फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स ये भी जरूरी है। हरियाणा में नई नई सरकार बनी है, वो कह रहे हैं अभी 5 साल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, इजीली हम FIR भी करेंगे और बैन भी कर देंगे फार्मर्स को कि तुम जो है जो स्टबल बर्निंग करेगा मंडी में नहीं आने देंगे। मंडी में नहीं आने देंगे मतलब फार्मर्स अपने क्या नहीं सेल कर सकते, प्रोड्यूस ही सेल नहीं कर सकते। इंडिया में कोई भी चीज प्रोड्यूस की गई है फार्मर्स द्वारा, वीट है, पैडी है, वो कहाँ पर सेल हो सकती है, पहले मंडी में होगी, मंडी में जाके सेल होगी। तो जो फार्मर्स जो है पकड़े गए, पकड़ लो उन्हें, बोल दो कि भाई हाँ आ जाओ मंडी में, सेल तो तुम ही करोगे। अच्छी चीज है, पूरी चीज है, पूरी चीज है कि फार्मर्स को रोका जा रहा है स्टबल बर्निंग से, अच्छी चीज है। बट फार्मर्स क्यों कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव है अब, ठीक है। हाँ, ये 2 साल पहले आंसर था ये मींस का कि सर ऑल्टरनेटिव नहीं है स्टबल बर्निंग के, अब ऑल्टरनेटिव मार्केट में है। अब दिक्कत कहाँ पे है कि फार्मर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऑल्टरनेटिव। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि फिर उनसे प्रॉफिट थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत लिख देना पेपर में जाएगी ऑल्टरनेटिव नहीं है इस वजह से, या किसी को बोल भी ना देना, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव पड़े हैं, अब फार्मर्स के ऊपर है कि भाई तुम तो एक्सेप्ट करो ना, रादर देन कि मेरे पास 1000 ऑल्टरनेटिव है, मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ मैं नहीं करता, तो उसमें जो ऑल्टरनेटिव्स नहीं है उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपनी इनोवेशंस। प्लस फार्मर्स को पंजाब हरियाणा में बता भी चुके हैं, अब तो अवेयर भी हो चुके हैं, आप अवेयर हो चुके हो कि पैडी कल्टीवेशन नहीं करनी, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, बट फार्मर्स फिर भी क्या कर रहे हैं, पैडी कल्टीवेशन। फिर लड़ लेते हैं कि हमारी पैडीज जो है उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। प्रोक्योरमेंट क्यों करें, इतने एक्सेस में तो हो रही है, आप ऑल्टरनेटिव पे क्यों नहीं जा रहे? ऑल्टरनेटिव पे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बाकी जो ऑल्टरनेटिव है वो लेबर इंटेंसिव है, काम ज्यादा करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर वही है कि पंजाब हरियाणा के किसान कुर्ता पजामा की पाके किਵੇਂ घूम लेंगे फिर, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, माने चाहे ना माने प्रॉब्लम्स हैं, दोनों साइड पर ही हैं, गवर्नमेंट की साइड से भी है, फार्मर्स की तरफ से अब थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो मैं इस वजह से स्टबल बर्निंग कर रहा हूँ। आपकी स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भी रिसेंटली जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न बेबीज, उनकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, क्या उनके लंग्स जो है वो डैमेज नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे? वो किसे बोले कि ये जो हर साल दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ऐसे बेबीज हैं जो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हो पा रहे, बच्चों के ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, समझ आया? तो इसे सिर्फ फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखना, इसे फिर ओवरऑल देखो, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पंजाब से रिलेटेड न्यूज पढ़नी है जी, नहीं पढ़नी? पंजाब में फार्मर्स जो हैं फिर से धरने पे बैठ चुके हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि वो अभी प्रोक्योर नहीं कर रहे, स्लो प्रोक्योरमेंट चल रही है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, आगे इंपॉर्टेंट हमारे पास ब्रिक्स समिट। और ब्रिक्स समिट इस बार कहाँ पर हो रही है? रशिया में कहाँ पर? कजान में। और हो सकता है कि यहाँ पर जो है क्या होंगी मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग होंगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। ये पहली मीटिंग है जब ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया था। तो बहुत न्यूज में चल रहा है ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया था। कौन कौन नए मेंबर्स है ब्रिक्स के? यूएई, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट। कोई ऐसा भी मेंबर था जिसे पहले बुला लिया गया था फिर उसने अपने आप को छोड़ दिया कि नहीं? अर्जेंटीना, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे इलेक्शंस हो गए थे तो जो पहले वाले उनके प्रेसिडेंट थे वो हक में थे, फेवर में थे कि हम ब्रिक्स के जो पार्ट बनेंगे, बट उसके बाद जो है वो कहते कि नहीं हम ब्रिक्स का पार्ट नहीं बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और यूएस की। इंडिया और यूएस के बीच में ना इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1997 में। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मतलब कोई ऐसा इंसान जो इंडिया में क्राइम करके यूएस भाग गया, कोई ऐसा इंसान जो यूएस में क्राइम करके इंडिया आ गया, तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हो गई कि ऐसे क्रिमिनल्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे को दे दिया करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई कत्ल कर लेगा और यूएस का वीजा लगा हुआ है अगले दिन पहुंच जाएगा यूएस, फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां से उस बंदे को क्या किया जाएगा, वापस लाया जाएगा इंडिया। सिमिलरली कोई यूएस से इंडिया आएगा तो उसे भी किया जाएगा। अब ऐसे हमने ट्रीटी तो साइन की थी 1997 में, बट अभी तक ना इस ट्रीटी में हम सिर्फ 11 ही ऐसे लोग हैं फ्यूजिटिव्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें वापस ला पाए, भगौड़े कहते हैं फ्यूजिटिव्स को, वापस ला पाए। और 60 से ज्यादा जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं फाइल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कुछ नेम्स आ रहे हैं। अब नेम्स लाइक 26/11 जो मुंबई अटैक हुए थे उसमें मेजर जो मास्टरमाइंड है उनका नेम था डेविड हेडले। डेविड हेडले वो इंसान जिसने मास्टरमाइंड बोला जाता है, जिसने सारा ध्यान रखा कि कहाँ पे ताज है, कहाँ पे नरीमन होटल है, कहाँ पर अटैक किया जा सकता है, कहाँ से आकर जो है टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, सी रूट से आएंगे। अब इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड हो गया कि इसने 26/11 करवाया, बॉम्बे अटैक करवाया। बट बॉम्बे अटैक में कुछ जो है अमेरिकन की डेथ भी हुई। जब ये सब कुछ हो गया बॉम्बे अटैक में तो डेविड हेडली यूएस चला गया। इंडिया ने बोला कि देखिए ये इंसान जो है मास्टरमाइंड है, हमें वापस किया जाना चाहिए। बट यूएस ने बोला रुको, इसकी वजह से 6 अमेरिकन की डेथ भी तो हुई है, तो इस पे केस चलाओ। कहां पर? यूएस में। और वहां पे उसने प्लीड भी कर दिया कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने ये सब कुछ किया। तो उसे वहां पर सजा कहां पर मिल गई? यूएस में मिल गई। अब इंडिया कह रहे कि हमारे बॉम्बे अटैक का मास्टरमाइंड है तो इंडिया को मानना चाहिए। अब यूएसए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं ना हो सकता कि एक ही सजा, एक ही क्राइम की सजा 2 बार कैसे दे दोगे आप? हमने दे तो दी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ जाती है। तो इसी वजह से जो 60 से ज्यादा केसेस हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है, याद क्या रखना है? ये याद रखना है कि ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है इसमें कौन से लोग, इंडिया और यूएस में वो क्रिमिनल्स जिन्हें 1 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, 1 ईयर से ज्यादा की कन्विक्शन होगी, उन्हीं केसेस में जो लोग हैं उन्हें क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जा सकता है। दैट्स इट। ठीक है, चाहते हैं आप लिखना तो लिखिए यहां पर। ठीक है, तो ये रहा, अंडर द इंडिया यूएस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी द ऑफेंस दैट इज पनिशेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। दोनों लॉज में, इंडिया के लॉज में भी और यूएस के लॉज में भी। ऐसे नहीं है कि यूएस बोलेगा कि इसमें हमारे 6 मंथ है, इंडिया बोलेगा 1 साल है, फिर ला दिया जाएगा। कोई बात नहीं, इंडिया में 1 साल है ना। देन नेक्स्ट पॉलिटिकल न्यूज। और पॉलिटिकल न्यूज है थोड़ी सी ज्योग्राफी से रिलेटेड। कोंकण कोस्ट कौन सी है? कोंकण कोस्ट कौन सी है? कर्नाटका, गोवा, एक साइड पर आ जाओ। इलेक्शंस महाराष्ट्र के हो रहे हैं, आप गोवा कर्नाटका घूम रहे हो। कोस्ट लाइंस पता है इंडिया की हमें? कोंकण कौन सी है, कोरोमंडल कौन सी है, मालाबार कौन सी है, नदरन सरकार कौन से हैं? हाँ जी, अभी ज्योग्राफी नहीं हुई? ज्योग्राफी हो चुकी है। हाँ जी, फिर बताओ। मान आना चाहिए आंसर जल्दी जल्दी। कोस्ट टू कोस्ट इंडिया की बन गई कोस्ट लाइन। कोंकण कोस्ट कौन सी है?
लाउडली मान, क्या हो गया, गलत हो गया फिर क्या हो गया, सही हो गया तो भी क्या हो गया, महाराष्ट्र। तो देखो ये रही हमारी कोंकण कोस्ट, ठीक है, जिसमें आपका मेजर महाराष्ट्र रीजन आ जाएगा, बॉम्बे वाला रीजन आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, नीचे पॉइंट है न्यू मैंगलोर, वहां तक हमारी कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट अप टिल कन्याकुमारी, तो ये हमारे पास कोस्ट है जिसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार एक्सरसाइज भी होती है इंडिया यूएस के बीच में, ठीक है। अब आ जाते हैं इस साइड पर, तो ये है हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट, और जो ऊपर वाली है दैट इज नदरन सरकार्स, ये बन गई हमारी कोस्ट। थोड़ा गुजरात से ऊपर चलेंगे तो काठियावाड़ कोस्ट भी है हमारे पास। अब आते हैं इलेक्शंस है महाराष्ट्र में, और इलेक्शंस हैं, और सबसे ज्यादा जो सीट्स के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है कौन सी, कोंकण बेल्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो कोंकण बेल्ट कौन सी होगी हमारे पास, ये रहा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये रही कोंकण बेल्ट। यहाँ पर जो सीट्स हैं, कौन कौन सी सीट्स हैं ये, तो देखिए सीट्स हैं लाइक मुंबई, थाने, कल्याण, रायगढ़, रत्नागिरी, तो ये कुछ सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में ये सीट्स जो थी ना, ये कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड थी स्टार्टिंग में। यहाँ पे ये जो सीट्स हैं कोंकण वाली, तो यहाँ पर कांग्रेस का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता था, बट यहीं से ही कांग्रेस के राइवल्स आए, बाला साहेब ठाकरे, और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था शिवसेना, और फिर शिवसेना ने अपने जो होल्ड बनाया वो इस रीजन में ही बनाया। अब शिवसेना का क्या हाल चल रहा है, अब शिवसेना जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एकनाथ शिंदे वाली अलग हो चुकी है और बाला साहेब ठाकरे वाली अलग ही चल रही है, ठीक है। ऑल्दो बाला साहेब ठाकरे नहीं है, उनके जो है डिसेंडेंट्स चल रहे हैं। तो अब इस बार जो मेन देखने वाला होगा महाराष्ट्र में वो ये होगा कि कोंकण की जो कोस्ट है वहां पर जितनी भी सीट्स हैं वो कौन सी शिवसेना जीतती है, ठाकरे ग्रुप जीतेगा या फिर एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है वो जीतेगा, ठीक है। मैंने ये इसी वजह से करवाया क्योंकि मुझे क्या करवानी थी, आपको कोस्ट करवानी थी, ना ही मुझे एकनाथ शिंदे के बारे में डिस्कस करना है, ना ही ठाकरे साहब, और ना ही हमने इनकी जो है प्रोविंसेस के बारे में डिस्कस करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। सिंपल नाम आया था कोंकण, तो कोस्ट याद हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए न्यूज, कल की न्यूज से रिलेटेड न्यूज, बहुत सैड न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो ऐसे आपको स्टोरीज मिल जाएंगे अब, ठीक है। अब जिनके ऊपर अटैक किया गया था उनमें से एक डॉक्टर थे जो अभी रिसेंटली अपनी डॉटर की वेडिंग से वापस आए, वो बोल के आए थे कि मैं वापस आ जाऊंगा ट्यूसडे को, और जो उनकी बेटी की शादी के बाद जो रस्में होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, कहते आके परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी थे जो वेट कर रहे थे कि आएंगे अब दिवाली पे वापस आएंगे, और वहां पर हुआ क्या, टेररिस्ट अटैक, और उनको शहीद कर दिया गया, ठीक है। मारा गया नहीं बोलेंगे, शहीद कर दिया गया। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे वो चल रहे थे, प्रोजेक्ट कौन सा हमारे पास, जेड मोड टनल, ठीक है। अब ये जेड मोड टनल है क्या, तो जेड मोड टनल जो है ये 6.4 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। क्या याद रखना है, बिल्कुल याद नहीं रखना 6.4, याद क्या रखना, हमने ये याद रखना है कि ये कनेक्ट किसे कर रहा था, तो कनेक्ट कर रहा था ये कनगन टाउन को टू सोनमर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखेंगे, जेड मोड, जेड मोड नेम ही इसी वजह से पड़ा क्योंकि ये जेड शेप में टनल था, ठीक है। कंगन टाउन को कनेक्ट किया जाएगा सोनमर्ग के साथ एक टनल से। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है लद्दाख की वजह से, हाँ जी। इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है लद्दाख की वजह से। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रोजेक्ट्स के नेम आएंगे, लाइक जोजिला टनल, कहाँ पे है जोजिला टनल, जोजिला टनल कहाँ पे है, जोजिला टनल, अटल टनल कहाँ पे, अटल टनल, जेड मोर टनल कहाँ पे है, जेड मोर टनल। और समझ आया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से पासिस को कनेक्ट कर रही है ये टनल्स, क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी स्टेट में है ये टनल्स,
क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या करते हैं इन्हें बना के देखते हैं। एक आ गया लद्दाख, देन हमारे पास ले, और इधर आ जाएगा हमारे पास कश्मीर। लद्दाख की तरफ जो रूट्स जा रही हैं, तो लद्दाख की तरफ कनेक्ट किया जा रहा है। कश्मीर से हमने बनाई थी यहाँ पर जेड मोर टनल, और इसे कनेक्ट करना था फर्दर हमने जोजिला टनल के साथ, और वो जोजिला टनल जाएगी आगे लद्दाख की तरफ। ये वही जोजिला टनल है जिससे हम इवन लेह से भी जा सकते हैं, और लेह तक जाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है अटल टनल। तो लोकेशन याद होगी, अटल टनल किधर होगी हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में। लेह तक जाने के लिए जोजिला टनल है, लद्दाख तक जाने के लिए, सियाचिन की तरफ जाने के लिए जेड टनल जो है वो कश्मीर से जोजिला की तरफ जाना था, वो है हमारे पास। और लद्दाख की सिग्निफिकेंस क्या है, सियाचिन ग्लेशियर्स वहां पे है, इंडिया के एक साइड पर पाकिस्तान बैठा हुआ है और दूसरी साइड पर चाइना, बट हमारी पोस्ट जो है ना वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो हमारे पास एडवांटेज बहुत ज्यादा वहां पर। इसी वजह से इस रीजन में ना ही चाइना ज्यादा कुछ करता है और ना ही पाकिस्तान ज्यादा कुछ करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के पास यहाँ पे पोजीशंस अच्छी हैं, बट पोजीशंस हमें तो भी तभी तक अच्छी रहेंगी जब तक हमारे पास वहां पे क्या है, सप्लाईज बनी रहे। इसी वजह से हमें जो है ऑल्टरनेटिव्स बनाने की जरूरत है, तभी यहाँ पर ये चीजें चल रही हैं। देन जी, और इसमें कुछ याद रखना है, यस टनल जो है स्टार्टिंग में कौन बना रहे थे, BRO, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। होमवर्क में पूछा जाएगा आपसे बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में प्रीलिम्स के 2-3 फैक्ट्स जो हैं आप जरूर लिख कर लाएंगे। एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ, जितने भी हमारी बॉर्डर्स के ऊपर रोड्स बनाई जाती हैं वो सब जो है कौन बनाएंगे, BRO की तरफ से बनाई जाती हैं, ठीक है। कोई इनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स न्यूज में चल रहे हो, उत्तराखंड में चल रहे हो, थोड़ा रिसर्च कर लेना, उत्तराखंड में है इनके प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने न्यूज में चल रहा था चार धाम प्रोजेक्ट जो है ना, वहाँ पे रोड्स जो क्या की जाएंगी, वाइड की जानी थी। तो चार धाम तो आप सोचोगे कि टूरिज्म से रिलेटेड है, बट गवर्नमेंट ने बोला था कि ये स्ट्रेटेजिकली हमने बॉर्डर्स तक जाना है, तो हमारी जो व्हीकल्स हैं वो नहीं पहुंच पाते ऊपर, तो हमें रोड्स जो है वाइड करने की जरूरत है। वो भी सारी चीजें कौन करते हैं, BRO ही करेगा। देन जी नेक्स्ट इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट सब आपके साथ डिस्कस हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास एडिटोरियल, अ फ्रेजाइल पीस। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में बताओ, चल क्या रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बन गई, CM बन गए, डन। वहां पे प्रेसिडेंट रूल जो था उसे रिवोक कर दिया फाइनली हमने। इलेक्शन से पहले भी क्या कुछ इंसिडेंट हुए थे, यस। वैष्णो देवी जा रही थी, कुछ श्रद्धालु जा रहे थे, बस जा रहे थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। रायसी डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था, ठीक है जी। सिमिलरली अब भी हो रहे हैं। तो इशू है क्या एक्चुअल में, क्या मिलिटेंसी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, शिफ्ट हुई है, वेरी गुड। कहाँ पे शिफ्ट हुई है, जम्मू रीजन में शिफ्ट हुई है, क्योंकि मिलिटेंसी पहले कहाँ पर थी, कश्मीर वैली में थी, बट इतने ज्यादा ऑपरेशंस वहां पे लॉन्च किए गए इंडियन गवर्नमेंट की वजह से कि अब वहां पे मिलिटेंसी नहीं है। अब मिलिटेंसी ने थोड़ा शिफ्ट किया है जम्मू रीजन में, और ये राजौरी पुंछ वाले रीजन में। राजौरी पुंछ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट है तो फायदा किसे मिल जाता है, मिलिटेंट्स को मिल जाता है। क्या करना है आपने, डेंस फॉरेस्ट में आने, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई भी ऐसा इंसिडेंट कीजिए और भाग जाओ डेंस फॉरेस्ट में। और ये डेंस फॉरेस्ट ऐसे हैं कि इसमें आप सर्च ऑपरेशंस भी लॉन्च नहीं कर सकते, टेरेन ऐसा है। तो अब ये थोड़े से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर वैली थोड़ी इजी है, कश्मीर वैली में कोई भी ऐसे इंसिडेंट नहीं मिल रहे कि अब किसी ने कत्लेआम कर दिया, गोली चल गई, बम फट गए, IEDs देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये चीजें पता ये चल रहा है कि जो मिलिटेंसी है ना खत्म होने वाली है, तभी इस स्टेज पे आ चुके हैं वो कि भाग जाएंगे, छोटी चीजें, छोटे अटैक कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इलेक्शंस हो गए, डेवलपमेंट करने का टाइम आ गया। अब जो भी पेनफुल टाइम था कश्मीर वैली के लोगों के लिए वो गया, मिलिटेंसी खत्म हुई।
अब वही लोग वापस मिलिटेंसी में ना जाए तो आपको वहां पर क्या करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट, उन्हें राइट टू वोट मिला, वोट किया, खुद की सरकार बनी। अब वहां पर जो है मेन काम आएगा पॉलिटिशियंस का, मेन काम आएगा वहां पर ब्यूरोक्रेसी का, कि करप्शन मत होने देना। और सेंटर से तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या मिलनी चाहिए, ग्रांट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, अपने खुद के पॉलिटिकल माइलेज दूर रख दो, रीजन की डेवलपमेंट पहले रख दो, तो ऑटोमेटिकली ये इंसिडेंट जो अब एक दो हो रहे हैं ना, ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट, दिल्ली बर्लिन रिकनेक्शन इंपॉर्टेंट है। यस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना आईआर में इंडिया यूएस पढ़ लेते हैं, हम आईआर में इंडिया रशिया पढ़ लेते हैं, बट इंडिया जर्मन के रिलेशन कैसे हैं, इंडिया एंड जर्मनी नहीं आप पढ़ते ही नहीं। क्यों, लाइमलाइट में नहीं आते। यूएस के प्रेसिडेंट आ जाएं तो सारा इंडियन मीडिया बैठा होता है, रशिया से आ जाए व्लादिमीर पुतिन, सारा इंडियन मीडिया बैठा होगा, पाकिस्तान वाले आ जाएं या कोई और आ जाए, चाइना से आ जाए, पागल हो रहे थे हम। बट जर्मन के अभी वाइस चांसलर जो है वो इंडिया घूम रहे हैं, कोई न्यूज ही नहीं आ रही, ऐसा क्यों। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के और जर्मन के रिलेशन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते, बहुत ज्यादा डल भी नहीं रहते, वह चलते रहते हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और इंडिया के अब हम देखें तो यूरोप में अच्छे रिलेशंस बनने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, सबसे बढ़िया, वीटो भी यूज करवा लेते हैं फ्रांस से, राफेल जो है फाइटर जेट्स वो भी ले आते हैं फ्रांस से। इवन लास्ट ईयर जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें भी प्रेसिडेंट किन्हें, जो हमारे इमैनुअल कान सॉरी मैक्रन को बुलाया गया था। ठीक है, वो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में चला गया था, वापस आते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। तो अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। सिमिलरली जर्मन भी तो एक बड़ी पावर है यूरोप में, तो उनके साथ क्या किया जाए, क्या डिमांड्स हैं जर्मन्स की, क्या डिमांड्स हैं इंडियंस की। क्योंकि अब एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जर्मन चांसलर इंडिया लेकर आए हैं और ये लिखा जा रहा है कि यस, ये एक पॉइंट होगा जहां से इंडिया जर्मन रिलेशन आगे जरूर जाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरोप में अच्छा वर्ल्ड हो तो यूरोप पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पर है, जर्मन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब जर्मन्स की कुछ डिमांड्स हैं। जर्मन्स कह रहे हैं कि सबसे पहली डिमांड है कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज डीप करें, ट्रेड करते हैं ज्यादा। अब हमें कैसे पता चला कि जर्मन चांसलर ये चाहते हैं, क्योंकि जर्मन चांसलर खुद नहीं आए, मतलब खुद तो अकेले नहीं आए, अपने साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स भी लेके आए हैं, बहुत ज्यादा जर्मन सीईओ भी लेके आए हैं, वो कंपनीज जो चाहती हैं इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। अब यहाँ तो हम उन्हें कोल्ड शोल्डर दे देंगे कि यार हमें नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट तुम्हारी, या हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, अच्छी नेगोशिएशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, इंडिया की भी डिमांड है और जर्मन्स की भी डिमांड है। इंडिया की बहुत लंबे टाइम पीरियड से डिमांड है कि दैट हमारे पास जर्मन मेड आर्म्स होने चाहिए। जर्मन मेड्स आर्म्स जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किसी को वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में पूछो जाके कि जर्मन्स जब हथियार बनाते हैं तो किस क्वालिटी के बनाते हैं। और आज तक हमने अभी तक जर्मन से कुछ भी ऐसा डिफेंस में इंपोर्ट नहीं किया। हम किससे ले आते हैं, फ्रांस से ले आते हैं, यूएस से ले लेंगे, रशिया से ले लेंगे, इसराइल से ले लेंगे। तो क्यों हम सिर्फ और सिर्फ यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, क्यों डिपेंडेंट हो जाए सिर्फ रशिया के ऊपर ही कि ये बना के देंगे तो ही हम रखेंगे वरना नहीं ले रहे। जर्मन्स के साथ सबमरीन पैक्ट हो चुका है, जर्मन सबमरीन आएंगे इंडियंस के पास, और इंडिया ये चाहता है कि जर्मन्स जल्दी से जल्दी इंडिया में क्या शुरू करें, डिफेंस प्रोडक्शन शुरू करें। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और इसमें ज्यादा कुछ आपको रीड ओनली में रखना, और इसमें ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैंने जो 3-4 पॉइंट बताए आपको यही मिलेंगे। थोड़ा सा हैवी सा लिखा गया है बाय दी सी राजा मोहन, कोई दिक्कत नहीं है, रीड ओनली में रखिएगा। 2-3 पॉइंट्स हैं,
प्री के लिए इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए? जी हाँ। अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, रादर देन कि किसी दिन हमसे कोई पूछ ही लेगा कि जर्मन रिलेशन बता दीजिए, तो हमें पता होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यूएस कस्टम वॉल, इंडिया के सोलर पैनल्स वाली कहानी। इंडिया ने लास्ट ईयर 49 मिलियन वर्थ के सोलर पैनल्स जो हैं वो सेंड किए थे यूएस, और यूएस ने वो सारे के सारे क्या कर लिए? डिटेन। मतलब हमने एक्सपोर्ट किए, उन्होंने डिटेन कर लिए। कोई रीजन इसके पीछे? कि हमारे अच्छे रिलेशन है यूएस के साथ हैं, बट यूएस ये कह रहा है कि देखो आपने बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनका जो रॉ मटेरियल आ रहा है ना, हम उसकी जब सप्लाई चेन में गए तो पता चला कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? चाइना से। चाइना में भी एक रीजन है, ठीक है, तो चाइना में एक रीजन है, दैट इज शिंगजियांग रीजन, जहाँ पे किसी तरह के एक कम्युनिटी मिलती है, दैट इज उइग्युर मुस्लिम्स। उइग्युर मुस्लिम्स मिलते हैं और यूएस की इन्हें सपोर्ट है। यूएस ये कहता है कि इस रीजन में जितने भी मिनरल्स हैं चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है गलत तरीके से, उनके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करके वहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और यही मिनरल्स फिर आगे सेंड कर देता है। तो अमेरिका के स्टांस है कि जो भी चीज इस रीजन से आएगी, शिंगजियांग रीजन से आएगी, कोई भी मिनरल्स हो, यूएस में नहीं आ सकते। तो इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने जितने भी ये सोलर पैनल्स बनाए, सबका रॉ मटेरियल कहां से आ गया? चाइना से आ रहा था। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हम। हमारा मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? चाइना पर ही डिपेंडेंट है। वो चाहे आप रॉ मटेरियल के रूप में देख लीजिए, या वो आप मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली के रूप में देख लीजिए, कि कुछ चीजें असेंबल करनी है हमने, चाइना भेज देता है कि ये लीजिए इंडिया में जाके असेंबल कर लीजिए। फोन्स भेज देगा चाइना, ओप्पो के फोन्स लीजिए, इंडिया में जाके क्या हो जाएंगे? असेंबल हो जाएंगे। आईफोन्स भेज देते हैं कि इंडिया में जाके क्या कर लो? असेंबल कर लो। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या किया जा सकता है कि अगर ये सारी चीजें चल रही हैं, सप्लाई चेन में इतना ज्यादा हमारे पास चाइना आ चुका है, तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन या बुरे रिलेशन, या कुछ भी नहीं, या रादर देन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी यही टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए कि हमें चाइना के सप्लाई चेन में क्यों नहीं बैठे, कि चाइना कोई भी सामान बनाएगा उसकी सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं क्या मिलना चाहिए? इंडिया। वो असेंबली हो, वो रॉ मटेरियल हो, कुछ भी हो, तो फायदा किसे होगा? इंडिया को होगा। ठीक है, तो इजी हमारे पास ये एडिटोरियल था और इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सप्लाई चेन और चाइना की इसमें इंटरफेरेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, व्हाई कंट्रीज प्रेफर नॉट टू द ऑक्शन। पहले डिस्कस हो चुका है, 2 क्लासेस में डिस्कस हो चुका है आपके साथ। हाँ जी, तो बताइए फिर, क्योंकि मुझे पता है कि कब कभी आते हैं टॉपिक्स। 2 तरह के हमारे पास कम्युनिकेशन है। हाँ जी, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। सैटेलाइट को ये वर्ड यूज कर रहे हैं सैटकॉम। सैटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जी, तो क्या चल रहा है अभी? जो टेरेस्ट्रियल होते हैं हम उनकी क्या कर देते हैं? स्पेक्ट्रम के ऑक्शन कर देते हैं। जियो वाले लेना चाहे जियो वाले ले लें, जिसने लेना ले लो। बट ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसके ऑक्शन नहीं कर पा रहे, इसे सरकार के लिए हम खुद दे देंगे, ऑक्शन नहीं करेंगे। क्यों? और देखो, कंफ्यूजिंग लग सकता है ये, यस, बट क्वेश्चन कहाँ से आपके आ सकते हैं? क्वेश्चन आएगा हमारे पास डायरेक्टली कि जो आपके सिंपल टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन है और जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इनमें बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको प्रीलिम्स में पूछेंगे कि इजी कौन सी है, कनेक्टिविटी किस में ज्यादा है, रीच किस में ज्यादा है, स्पीड किस में ज्यादा है, इंटरफेरेंस किस में ज्यादा है। इंटरफेरेंस किस में ज्यादा है? सैटेलाइट वाले में इंटरफेरेंस ज्यादा है, बट सैटेलाइट वाले की रीच भी तो ज्यादा है। वो रीजन जो लेह लद्दाख में है जहां पे आप जो है टावर्स नहीं यूज कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते मोबाइल टावर्स, वहां पर इजीली सैटेलाइट से आप क्या यूज कर रहे हैं? डेटा सेंड कर सकते हैं। तो मतलब रीच किसकी ज्यादा हुई?
सैटेलाइट्स की। बट इंटरफेरेंस किस में ज्यादा है? सैटेलाइट में इंटरफेरेंस ज्यादा है। कोई भी आपका क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ गई, बारिश हो गई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये चीज किस में नहीं होगी? अगर आप टेरेस्ट्रियल यूज कर रहे हैं तो सिग्नल तो आपका डायरेक्टली कहां से आ रहा है? टावर से ही आ रहे हैं। स्पीड किस में ज्यादा है? सैटेलाइट में स्पीड ज्यादा है, पक्की बात है। सैटेलाइट में और इसमें स्पीड नहीं आप कंपेयर कर सकते, ठीक है, स्पीड नहीं आप कंपेयर कर सकते। रीच कंपेयर कर सकते हैं, इंटरफेरेंस कंपेयर कर सकते हैं, मनी कंपेयर कर सकते हैं। चीप कौन सा है, एक्सपेंसिव कौन सा है? सैटेलाइट वाला एक्सपेंसिव है और टेरेस्ट्रियल वाला हमारा चीप है, ठीक है। तो ये पहले कॉमन से डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिए हैं लाइक ये रहे आपके, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, सेम चीजें। रीच, कनेक्टिविटी, ठीक है, ये आ गया। पहले तो इंपॉर्टेंट ये बना। नेक्स्ट, क्या कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इसकी ऑक्शन करने की कोशिश की? नहीं, कुछ और, कुछ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया, ब्राजील, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसकी क्या करने की कोशिश की थी? ऑक्शन करने की कोशिश की थी, बट वापस इन्होंने क्या कर लिया? रिवर्ट बैक कर लिया। तो इंडिया भी ये कहता है कि अगर देखो पहले हमसे कुछ कंट्रीज ने करने की कोशिश की थी, उनसे नहीं हो पाया, तो हम क्यों पंगे लेंगे कि यार ऑक्शन कर लेते हैं, जब हमें पता ही है कि एक्सक्लूसिव नहीं है ये। डन। तो ये है, और इसमें कुछ आपने डिटेल में नहीं जाना। एक छोटा सा प्रीलिम्स का पॉइंट लिख लो आज के न्यूज़पेपर में। एक पोर्टल है हमारे पास, एंड पोर्टल इज ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल launched by Ministry of Labor Employment, Ministry of Labor Employment। क्या लग रहा है नेम से? ई श्रम, श्रम किससे रिलेटेड होगा? ई श्रम है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए स्कीम लॉन्च कर दी, तो वो सारी की सारी स्कीम्स आपको कहां पर मिल जाएंगी? ई श्रम पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी। इजी क्वेश्चन, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? हाँ जी, इजी क्वेश्चन, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज्ड है क्या? जिसमें रूल्स रेगुलेशन, कुछ और कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो, जॉब सिक्योरिटी ना हो, वेरी गुड। और आने दो सारे जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीजें याद रखी हुई हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, लाइक प्रोविडेंट फंड और मैटरनिटी लीव, अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ये नहीं मिल रहे, तो क्या है? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है जी। तो इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया, ई श्रम पोर्टल। नेक्स्ट, लास्ट न्यूज आज की, और बातें बातें हैं और कुछ नहीं है। एक अफवाह फैली थी दैट यूक्रेन और रशिया के वॉर में नई एंट्री होने वाली है, और नई एंट्री होगी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया वाले को और कोई काम नहीं है, वो सारा दिन वेला बैठा हुआ है, उसने अपना ट्विटर हैंडल उठाना है, सोचने कि आज क्या पंगे किए जाए। साउथ कोरिया के साथ पंगे वो 2 दिन से कर चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, इसराइल बहुत दूर है, ये रशिया पास में ही है, तो बोल दिया कि रशिया मेरा दोस्त है, हम सपोर्ट करेंगे आपकी यूक्रेन वॉर में, ठीक है। बस ये एक न्यूज़ आने की देर थी कि जो नेटो चीफ हैं वो कहते कि रुको मुझे भी अब ट्वीट करने दो, कहते कि अगर नॉर्थ कोरिया आएगा तो मतलब अलायंस बन गए, रशिया के अलायंस बन गए नॉर्थ कोरिया के साथ, तो कहते फिर हम भी आ जाएंगे यूक्रेन की हेल्प में। तो ये तो अच्छी खबर नहीं है,
जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें खत्म नहीं किया जा रहा, रादर देन कन्फ्लिक्ट्स को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीख लेना इंडिया चाइना से कि कैसे डिप्लोमेसी से हमने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म कर दिया। तो वो भी बात है, बट आप नॉर्थ कोरिया की न्यूज को इतने सीरियसली ले ही क्यों रहे हो? उनके तो खुद के बेचारों के लाले से पड़े हुए हैं, खाने पीने के उनके पास नहीं है। अब आपको लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया अपने ट्रूप्स भेजेगा रशिया में कि जाओ लड़ो, और वो लड़ेंगे ट्रूप्स या भाग जाएंगे? चलो यार मजा आया, नॉर्थ कोरिया से तो निकले, रशिया में ही रह लेंगे, यूक्रेन में ही रह लेंगे, कोई नहीं लड़ रहा। ठीक है, तो ना ही ऐसी चीजें हो रही हैं, ना ही नॉर्थ कोरिया करने भी वाला है। उसके अपने इशू साउथ कोरिया के साथ अगर वो डिस्प्यूट सेटल हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर। क्या क्या होमवर्क मिल गया आपको? बीआरओ और लोकेशंस, ठीक है जी, लोकेशन जरूर कीजिएगा। बीआरओ चाहे तो आप प्रायोरिटी लिस्ट पे कम रख लीजिए।